Dear viewers, you are watching Muhasaba TV with Khalid Farooq. Subscribe and press the bell icon. MK फारूकी। आज के हमारे मेहमान हैं अदनान अनवर रहमानी साहब। इनका ताल्लुक NA 108 फैसलाबाद से है। PP 113 का इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। PP 112 का इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और बड़े करीबी मार्जिन से इनको शिकस्त मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन हैं, बल्कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्रूम करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। और 2013 के इलेक्शन में पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी के साथ वफादार रहे और तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। 2018 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, बदकिस्मती से कामयाबी हासिल ना हो सकी। तो आज इनसे सियासी मौजू पर भी और इनके जाती मामला पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो कैसे हैं अदनान भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। बिजनेस आपका ठीक जा रहा है? बिजनेस ठीक है जी। आजकल सियासत भी ठीक है? सियासत आपको पता है इस वक्त फुल हॉट हुई हुई है, बल्कि आजकल तो आपको कामयाबियां मिल रही हैं। इवेंचुअली कामयाबी तब होगी जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत आएगी, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा तो कामयाबी होगी। हमारी कामयाबी यही है। अच्छा अदनान भाई, आज के मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो आपका पॉलिटिकल पस मंजर? मेरा पॉलिटिकल फैमिली से रिलेशन नहीं है। बेसिकली मैं सियासत में आने से पहले एक बिजनेसमैन था और अभी भी हूँ, और इंटरनेशनल ट्रेड जो मेरा कारोबार था, इंटरनेशनल ट्रेड में कर रहा था। तो और मैं सियासत करना चाहता भी नहीं था, लेकिन खान साहब की मेहरबानी है, उनकी तकरीरें सुन के हम लोग पीटी में आ गए और हमने बेसिकली प्लान देखिए किया था, खान साहब को सपोर्ट करेंगे और किसी न किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों की, कि उन्होंने हमें कैंडिडेट ही बना दिया। और अब तब से लेके अब तक हम लोग खान साहब के साथ स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हकीकी जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूँ इमरान भाई, आपके वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे, तो वो आपको मोटिवेट करते थे खान साहब के मूवमेंट के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें। बेसिकली मेरे वाला साहब जो बड़े पैट्रियट किस्म के बंदे थे और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वो भी करते थे, इंटरनेशनल ट्रेडर ही होते। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब से बहुत इंस्पायर थे और इमरान खान के अंदर उनको शायद जुल्फकार अली भुट्टो नजर आता था। बिल्कुल। तो बातें बड़ी रेवोल्यूशनरी कर रहे थे खान साहब, और अभी भी करते हैं। तो अबू ने सोचा कि यार व्हाई नॉट के हम लोग इस तरीके का हिस्सा बने, और पाकिस्तान में जो हम चाहते हैं कि यार लोगों को हम वोट देते हैं, और आप जब लोगों को वोट देके असेंबली भेजते हैं तो उनके पास आप देखिए पॉलिटिकल कैरियर भी हम लोग बनाते हैं उनको वोट देके, और उसके बाद वो बेचारे, उनके पास रोजगार नहीं होता तो हम उनको रोजगार भी देते हैं। रोजगार इन दैट सेंस कि वो करप्शन करके आपका वोट का फायदा कर लेते हैं। तो थिंग इज कि हम ये चाहते थे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग सामने आए जो कि कम से कम उसकी जो प्री क्वालिफिकेशन सियासत के लिए वो ईमानदारी इसमें नंबर 1 होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपने कब शमूलियत इख्तियार की? मैंने जी 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। यानी कि अभी तहरीक इंसाफ जो है फैसलाबाद में वो डेरा नहीं डाल सकी थी, जिसको कहते हैं कि जी PTI को फर्स्ट जो स्टेप फैसलाबाद ने दिया है 2011 के जलसे। 2010 के अंदर बेसिकली जलसा था यहाँ पे खान साहब, तो मैं उन दिनों कराची था। तो 2011 में जाकर मैंने PTI ज्वाइन की, बिल्कुल एंड में जाकर। और PTI में 2000 उस वक्त NA84 था, ये हल्का ये जिस हम लोग बैठे हुए हैं। तो NA84 में तो PTI का वर्कर था, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी खान साहब के लिए तहरीक को कामयाब करने के लिए। डोर टू डोर गए, कैंप्स लगाए, मेंबर साजी की, बहुत मेहनत की। आपको पता है, आप भी उस वक्त हमारे साथ थे। जी जी। अच्छा, जब लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ एक टांगा पार्टी है, उस वक्त आपको क्या फील होता था? देखिए जी, सियासी पार्टी जो होती है ना, वो उसका विजन जो होता है ना, वो आपको फोर्स करना के लिए बंदे अच्छी साइट वाले बंदे चाहिए। मतलब आप किसी चीज को आज ये कह रहे हैं कि वो आज कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में भी कुछ नहीं। अगर आपका लीडर ठीक है, उसकी डायरेक्शन ठीक है, और आप प्रोग्रेसिव माइंड के बंदे हैं, तो फिर आप ये बातें छोटी मोटी
सीरियसली लेते नहीं। देखिए, आप बेसिकली बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन कहते हैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तो आपको नजर नहीं आया कि यार मैंने ये बड़ा गलत फैसला कर लिया? देखिए, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो दिस इज नॉट बिजनेस, ये कारोबार तो कर नहीं रहे। तो कारोबार में आप हमेशा नफा देते हैं, तो ये तो हम अपनी नस्लों की जंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इधर रहते हैं, हमारे बड़े भी इधर ही हैं, वो इसी मिट्टी के अंदर है, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है Definitely. और हमारे बच्चे भी इधर ही हैं। तो हम तो ये अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जो हमने वक्त गुजार लिया और उसको हम बियर कर रहे हैं। हमने बदतरीन लोड शेडिंग देखी, मार्शल लॉज देखे, और अब हम ये कोशिश ही कर रहे हैं कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर, वो कंपैरेटिवली बेहतर होना चाहिए, वो इस तरह ही होना चाहिए जिस तरह की हम लोग सोच रखते हैं। यूरोपियन है, मतलब एक सोशल सोसाइटी हम लोग चाहते हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहते हैं, और उमर्स लॉ, जिस तरह उमर्स लॉ एक वर्ड है, यस, हम वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई ज्वाइन करने का मेन पर्पस क्या? पीटीआई ज्वाइन करने का मेन पर्पस एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। जी, बहुत खूब। 2013 में पीटीआई का कैंडिडेट थे आप NA84 से, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, मायूसी तो हुई होगी, तो देन आपका रिएक्शन क्या था? आते हैं हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। तो अदनान साहब, पहला क्वेश्चन आपसे सेकंड सेगमेंट का, बचपन का कोई ऐसा वाकया जिसको याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कभी फैंटी लगी हो स्कूल से, कभी अप्पू से लगी हो? नहीं, वो तो रूटीन की मैटर है, आपको पता जिस जनरेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो मैं कुट तो बहुत लगी हुई है। यानी शरारती थे, मैं फैंटी लगती रही है। मैं शायद अपने घर में सबसे शरारती था। अच्छा, बड़े भाइयों से फैंटी लगती रही? हाँ रिजवान साहब से भी लगती रही होगी? जी भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब आप ना मुकर नहीं सकेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है, सही। आपने स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में और एजुकेशन के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरी जो इनिशियल प्राइमरी थी, वो मैंने शहरी पब्लिक स्कूल है यहाँ पे मॉडल टाउन में, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद फिर मैं 8th तक मेरा वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैं आर्मी गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टरबाद में चला गया, वहाँ से मैंने O लेवल्स किए। O लेवल्स के बाद फिर मैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको रोकता हूँ, कुछ आर्मी की फिर वैसे अगर देखें ना बॉडी लैंग्वेज, तो आर्मी का कुछ ना कुछ झलक नजर आती है। चले आपकी बात है। तो आर्मी में जाने का नहीं माइंड बना के मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ? देखिए, आपका इरादा तो ये, मैं जब वहाँ पे आर्मी गवर्नमेंट कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स थी, उनके सारे बड़े भाई जो थे वो कैडेट्स थे। सामने कपूर एकेडमी थी, वो वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करते थे, तो हम जाते थे, उनको देखते थे। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि मेरा प्लान था कि मैं फौज में जाऊँगा। लेकिन एक प्लान आप करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए प्लान करता है, तो वो जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वो आपके लिए बेहतर भी होता है और फाइनल भी वही होता है। फाइनल भी वही होता है। बहन भाइयों में किस नंबर पे है? मैं अपनी फैमिली मिडिल में हूँ जी। 2 भाई और 1 बहन मेरे से बड़ी है, और 2 भाई और 1 बहन मुझसे छोटी है, तो I'm in the middle. I'm at a balancing position. बैलेंसिंग। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जिब्रान भाई, मेरा ख्याल है काफी गुस्से वाले हैं, डरते हैं काफी उनसे आप? जिब्रान भाई बड़े दिल के साफ और बड़े बेहतरीन बंदे हैं। तो ये कि हाँ, वो थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं कभी कभार, गलत बात सुन के। सही बात नहीं करते, क्योंकि रिलीजियस माइंडेड है माशाल्लाह काफी। अच्छा, बहन भाइयों से डरते ही हैं, आपसे भी क्यों डरते हैं? मेरा डराने वाला एटीट्यूड नहीं है। मेरा बड़ा वो कोऑपरेटिव किस्म का। भाभी से भी डरते हैं कि उनको डरा लेते हैं कभी? भाभीयों से डरना ही चाहिए, बेग माँ से बंदे को डरते रहना चाहिए। वैसे कभी उनको डराया हो? नहीं, मेरा नहीं भाई, वो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। अच्छा जी, आपने कॉमन बिजनेस करना है, मुश्तरका बिजनेस करना है, ऑफर है आपके पास पार्टनरशिप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। सेकंड ऑप्शन है नवाज शरीफ साहब, थर्ड ऑप्शन है फजलुर रहमान साहब। किनके साथ करेंगे? फजलुर रहमान साहब तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो तो एक
रिलीजियस पार्टी चला रहा है, तो ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। हाँ, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो दोनों बिजनेसमैन हैं। जी, चलिए दोनों में से पिक किया। दो बंदे हो तो फिर मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी एक बड़ा क्लेवर बिजनेसमैन है। जी, अगर आप बिजनेस करना तो फिर ही शुड बी द पार्ट। तो उनके बारे में तो कहते हैं कि जब उनसे हैंडशेक करें तो फिर फिंगर्स अपनी चेक करें। वो उन लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन जो उसके दोस्त हैं, मैंने आसिफ अली जरदारी के बारे में सुना है कि वो दोस्तों को दोस्त है, अच्छा। यारों को यार होता है, वो यारों को यार है। ब्लोच है ना। हाँ, ठीक है। चले जी, आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा रिलायबल है। मैं ये समझता हूँ। अमेरिका का सफर कर रहे हैं, तवील फ्लाइट है, साथ वाली एक सीट है, उसमें आपके साथ उज़मा बुखारी, रेहाम खान या मरियम औरंगजेब, इन तीनों में से किसी एक को बैठना है, किसका बैठना पसंद करें? तो फ्लाइट कैंसिल करना पसंद करूँ। वैसे मेरा माइंड था कि उज़मा बुखारी के बारे में क्या ख्याल है? पीटीआई वालों को अच्छा तो होती है वैसे। उज़मा बुखारी ठीक है, गुड ऑप्शन। फयाज हसन चौहान की भी काफी उनके साथ जो है ना वो ठन भी है, बहन नहीं एक बहन भी बनी है और ठन भी काफी जाती है उनके साथ। ऐसे एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए, ऐसे 3 काम बताएं जो फर्स्ट स्टेप में कहेंगे कि ये होने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ एज अ पीएम, आपको मुल्क जो है वो किसी को गुलाम नहीं होना चाहिए, कर्जों से पाक होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों से पैसे लेते हैं तो आप उनकी जुबान बोलते हैं, आपकी अपनी जुबान होती है। तो अगर इफ आई हैड मनी और मैं पीएम भी हूँ तो सबसे पहले मैं अपने मुल्क को कर्जों से पाक करूंगा। यानी कि आप अपना पैसा मुल्क का कर्जा उतारने में लगा। एग्जैक्टली। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को फॉरेन लोन से, किसी भी मुल्क के लोन से आजाद होना चाहिए। तो पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए। अगर मेरे पास बस में हो तो ये पहली ऑप्शन मैं ये करूँगा। नंबर 2 में ये काम करूँगा अपने बच्चों को, ये हमारी जो जनरेशन है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, मैं चाहूँगा 100% लिटरेसी रेट हो और वेल एजुकेशन। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आफ्टर डूइंग दीज 2, वो है आपका जुडिशियल सिस्टम और आपका इंसाफ का सिस्टम। मैं ये समझता हूँ कि अब जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं है, वो सबसे करप्ट और मॉरली लो सोसाइटी है। बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान जो है उसकी जजों की रेटिंग जो आ रही है 137 पे आ रही है। यस, वो मुआशरे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। जिस जगह आपको इंसाफ नहीं है वो कोई सोसाइटी नहीं है, वो फिर एक जंगल का काम है। माइट इज राइट। टूरिज्म बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ। 3 जगह हैं, कहाँ जाना पसंद करेंगे? इस्तांबुल, सेकेंडली रोम, थर्डली स्विट्जरलैंड। आपने तीनों यूरोपियन, ऑलमोस्ट यूरोपियन। मैं आई वुड लाइक टू ट्रैवल टू टर्की। मेन रीजन बता सकते हैं? बहुत सारे रीजन है उसके। एक तो तुर्की, अगर आपको पता नहीं, सबसे बहुत खूबसूरत मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है। यस। और उसकी मुस्लिम हिस्टोरिकल साइट्स वहाँ पे बहुत है। यस यस, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी हिस्ट्री है। यस यस यस। तुर्क जो है वो कौन है? वेल, तो मैं ये समझता हूँ टर्की इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। बिजनेस के लिए आना जाना रहता है, टर्की का विजिट किया? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं टर्की ट्रैवल नहीं कर सका। तो एक्चुअली मेरा बिजनेस टर्की होता नहीं है। मेरा बिजनेस ज़्यादातर शेंगन स्टेट्स के अंदर या चाइना या फॉर ईस्ट कंट्रीज के अंदर मेरा बिजनेस होता है। थैंक यू जी नान भाई। सेकंड सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है और अब आते हैं हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ। फैसलाबाद में पीटीआई वर्कर जो है वो क्यादत से नाला रहता है, क्या वजह है? वर्कर कसूरवार है, क्यादत कसूरवार है? वर्कर कसूरवार नहीं है जी। एक जेन्युइन एक गैप है लीडर का, मैं ये समझता हूँ हमारे। और वो लीडर का कसूर भी नहीं है, उसमें जो 3 4 5 बंदे हैं जिन्होंने घेरा डाला है खान साहब को, मेरा ख्याल के मुताबिक उनको चाहिए कि वो पब्लिक से या वर्कर से एटलीस्ट खान साहब का डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाएं। फॉर एग्जाम्पल अभी फैसलाबाद में जलसा हुआ था 15 का जी, वो जलसे के अंदर खान साहब आए और मिले, जलसा किया और चले गए। तो चाहिए ये था कि आपका 150-200 जो वर्कर था, जो आपकी जिसको आपने ओहदे दिए हुए हैं जी जी तंजीम के अंदर, वो आपके मेन ओहदेदार हैं, तो कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं, खान साहब से मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खान साहब से आज तक सलाम नहीं दिया, लेकिन वो खान साहब की जंग लड़ रहे हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है और खान साहब यहाँ पे आए और उन वर्कर्स से मिलके जाते हैं। अरसा दराज से आप सियासत में हैं, पार्टी सियासत की तरफ क्यों नहीं आते? पार्टी सियासत की तरफ जी, मतलब तंजीमी सियासत की बात, तंजीमी सियासत की बात। देखिए जब आप हल्के की सियासत करते हैं तो फिर तंजीम तो फिर आपको लोग ये चाहते हैं कि आप हल्के में रहें, आपका फोकस आपका हल्का होना चाहिए। जब तंजीम की आप सियासत करते हैं, मैं ये समझता हूँ जो बंदा तंजीम की सियासत में है उसको फिर वो हल्की की सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे ड्रिफ्ट आता है। ड्रिफ्ट ये आता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी हल्के में कैंडिडेट हूँ तो मुझसे बेहतर कैंडिडेट आ सकता है। अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट होता है और मैं ही वो डिसाइडेड फैक्टर हूँ जिसने टिकट्स लेने हैं, तो फिर वो मैं तो अपने आप को ही चुनूंगा। आई विल नॉट चूज समबडी हु इज बेटर देन मी। तो मैं ये समझता हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, मेरे समेत बहुत सारे दोस्तों ने आपसे कहा कि आप तंजीमी सियासत की तरफ आए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें या सिटी प्रेसिडेंट के लिए आए, टाउन प्रेसिडेंट के लिए आए, लेकिन आपने इनकार कर दिया। रीजन क्या था? रीजन यही था, मैं ये समझता हूँ वर्कर्स को साथ लेके चलना, तंजीम के अंदर उनको मोबिलाइज करना और उनको उनकी तंजीम साजी करना, ये फुल टाइम जॉब है। जब आप उनके साथ आप फॉर एग्जाम्पल सिटी प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि आप हल्के को भी टाइम दे रहे हैं और पूरी सिटी के वर्कर्स को भी टाइम दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई बंदा ऐसा होगा जो अपने हल्का और पूरे शहर के वर्कर्स को टाइम दे सके। अगर बंदा अपने हल्के के वर्कर्स को टाइम दे दे तो बहुत बड़ी बात। मुनहरफ अराकीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा करती है और ये इसने पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड किया। अब ये देखते हैं यहाँ पे छांगा मांगा की सियासत होती रही और छांगा मांगा की सियासत जो है ये अभी ये जो आपको वोट हो रहा था उसके अंदर भी उसकी एक झलक नजर आई। जो सिंध हाउस के अंदर, मैं सिंध हाउस नहीं कहूंगा बल्कि उसको सिन हाउस कहूंगा, वो सिन हाउस है, सिन हाउस, सिन हाउस। उस सिन हाउस के अंदर बैठा के उन्होंने लोगों को जमीन खरीदे और उसको यूटिलाइज किया खान को गिराने के लिए। तो ये जब आप सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि उनका वोट ही कंसिडर नहीं हुआ और उनका वोट ही काउंट नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है और इससे हमारी सियासत, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो गंद से पार होगा। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के वकला एक फिक्रा कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं, डिले इंजस्टिस, डिले इंजस्टिस। तो 8 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उस वक्त की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई इन मुनहरफ अराकीन के बारे में, बहुत देर कर दी ये फैसला देते हुए। क्या ये नाइंसाफी नहीं हुई तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए दो चीजें हैं, जब भी आप मुनहरफीन की तरफ जाते हैं तो जब तक जो हमारा आइन कहता है वो ये कहता है कि आप जब तक वोट कास्ट नहीं कर लेते तो आपका कानून तब हरकत में आएगा जब वायलेशन ऑफ लॉ करेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी को मारने जा रहा है, उसके दिल में बात है मैं किसी को मारूंगा, तो आप किसी उस बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते अनटिल वो काम पूरा ना करे। अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून ऐसा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब ये है कि मैटर ये अब के जो अदम एतमाद हुई है, मुनहरफीन ने हमें उनको वोट नहीं दिया। जो 174 वोट, ये 173 वोट, ये 174 वोट लिए हैं, 175 उसके अंदर मुनहरफीन के वोट नहीं है। तो कौमी सतह पे उसका जो कौमी असम्बली के अंदर जो सियासत है उसका एक डिफरेंट पहलू है, क्योंकि वो लोग जो मुनहरफीन है वो एक्चुअली इमरान खान के अगेंस्ट थे लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वोट कास्ट में। तो वो एक डिफरेंट चीज जी। है। यहाँ पे जब ये जो 25 अरकान जो इनके खिलाफ जो फैसला है पंजाब के अंदर, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा क्लियर फैसला। तो मैं जैसे कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उनका वोट ही काउंट ना किया जाए। जब उनका वोट ही काउंट नहीं होगा तो उनकी सियासी वेटेज ही खत्म हो गई। तो मैं ये समझता हूँ ये जो ये बाजार जो लगा होता था, मंडी लगी होती थी, मंडी खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। आइंदा फ्यूचर के अंदर कभी कोई ऐसी मंडी नहीं लगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने की मेन वजह यही मुनहरफ अराकीन थे। इसी वजह से इत्तेहादी तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 की वो पहले से बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर देती तो क्या इसका हुकूमत के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट ना होता उस वक्त की हुकूमत के? बेसिकली पार्लियामेंट जब लॉ पास करती है तो उसको डिफाइन भी वही करती है। फॉर एग्जांपल आपने जो हमारा आइन ये कहता है कि जो मुनहरफीन है अगर कोई पार्टी पुलिस के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो वो डीसीड होगा। तो दिस इज व्हाट इज रिटन इन द आइन।
अब मैटर ये है कि आप जो जहां तक वो लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसी उसी सवालियत को फॉलो करेगी। जी मैं अननेसेसरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ ये फेयर डील है। फेयर है कि आपको इलेक्शन के अंदर ता या नाहली नहीं है, आपके अंदर ये नहीं है कि आप किसी बंदे को कत्ल करना चाह रहे हैं, अभी आपके दिल के अंदर बात है और आपके तेवर भी दिखाई देते हैं, आपको पुलिस वाले कत्ल को जुर्म है। बच्चों का फ्यूचर वो कंपैरेटिवली बेहतर होना चाहिए, वो इस तरह ही होना चाहिए जिस तरह की हम लोग सोच रखते हैं। यूरोपियन मतलब एक सोशल सोसाइटी हम लोग चाहते हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहते हैं, और उमर्स लॉ जिस तरह उमर्स लॉ एक वर्ड है, यस 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 हम वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई ज्वाइन करने का मेन पर्पस क्या है? पीटीआई ज्वाइन करने का मेन पर्पस एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। वेल जी, बहुत खूब। 2013 में पीटीआई का कैंडिडेट था NA 84 से, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, मायूसी तो हुई होगी, तो देन आपका रिएक्शन क्या था? देखें 2011 में जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था N84 का। बिल्कुल, मैं इस चीज का आई विटनेस हूँ कि तो हम कैंडिडेट तो दूर की बात है, वर्कर नहीं मिलता। वर्कर नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी N84 में, और लेकिन कुछ चीज़ें होती बड़ी अनफॉर्चुनेट होती हैं वो, लेकिन आपकी तकदीर का हिस्सा होती हैं, तो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो पार्टी का पहला प्रोसेस था 2013 में पीटीआई का कि वो पहली बार ही टिकट देने जा रहे थे, तो उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, मैं ये बिलीव करता हूँ। तो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक कि आप एक ऐसे बंदे को मैदान में उतारें जिसके आपको हल्के के अंदर वर्क ही नहीं है। तो ये टिकट ले लेना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीत जाना, टिकट लेके जीत जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह पे थी, लेकिन ये कि हम लोगों ने ये सोचा कि यार मेन मकसद तो खान को वजीर आजम बनाना, तो वाई नॉट, अगर हम कुर्बानी हमारी हो भी जाती है तो बड़ी मकासद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ मैं समझता था जाती तौर पे, क्योंकि मैं फैसलाबाद की पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा एंगेज था। मैं समझता था कि फैसलाबाद में सबसे मजबूत कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के आप हैं। टिकट नहीं मिला, वर्कर्स बहुत मायूस हुआ, मैं खुद बड़ा मायूस हुआ। तो मैं वो आपका थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि वो टाइम आप पे कैसा गुजरा, क्योंकि बड़ी एक प्लानिंग के साथ आप आए थे कि मैंने कुछ करना है मुल्क के लिए, और आपने पैसा भी जो है वो उसकी भी कोई केयर नहीं की, अपने टाइम की भी कोई केयर नहीं की, इवन अपने बिजनेस की भी कोई केयर नहीं की। फिर आपके फादर जो है वो भी बीमार रहे। इन सारे हालात को आपने कैसे टैकल किया और कैसे जो है वो खुद को स्टैंड रखा? देखिए ये बड़ा डीमोरलाइजिंग होता है कि आप किसी काम के लिए एफर्ट करें और एक दिन के अंदर वो सारी की सारी एफर्ट आपकी चली जाए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है किसी भी बंदे के लिए। लेकिन उस टाइम पे आप क्या कहते हैं कि आपको फोकस रखना पड़ता है अपने आप पे कि आप डी ट्रैक ना हो और आप सब्र करें। तो ये दिस इज व्हाट वी डिड, हमने उस वक्त यही काम किया। तो मैं मुतमिन हूँ जो होना था वो हो गया, तो आगे हमें आगे चल के देखना चाहिए कि हम आगे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे उस वक्त आपके वालिद साहब मरहूम जिंदा थे, आपका एक पॉलिटिकल हल्का है, लोग आपको बड़ा जानते हैं, फिर वेलफेयर के काम आप लोगों ने बहुत सारे किए, तो यानी कि एक अच्छा वोट बैंक, पर्सनल वोट बैंक आप रखते थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको पेशकश नहीं की कि हमारी तरफ आ जाए, छोड़े पीटीआई को? पॉलिटिकल पार्टी से तो आज भी ऑफर था कि आप हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं, जो इलाके की सिचुएशन है। लेकिन ये कि हम देखिए मकसद इक़्तिदार हासिल करना या MNA MP बनना नहीं है, आपका लीडर जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। लीडर बड़ा मैटर करता है। तो मैं एक विजन के ऊपर हूँ, एक हमारा सियासत में आने का एक मकसद है, तो अगर वो आप अपना मकसद ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपने MNA MP बन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके आपने अचीव किया करना, तो आपका मकसद सबसे बड़ा होना चाहिए।